एक तो स्टेबिलिटी वाली थी, एक दूसरी थी डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम वाली। ठीक है, याद है किसी को? यस सर। आज इतने कम क्यों है? ऑनलाइन में कि ऑफलाइन में? ऑनलाइन में तो 9 है, 9 में से 2 हटा ही दो। किसी ने बताया था क्या आज टेस्ट मिलने वाला है? रह गए रूम पे हो तो गए चेक। क्या बात? एक दो तो ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल चीट करके लिखा हुआ है, ऑनलाइन जो आंसर है वो वाले। के लिए यार आगे बराबर लगना चाहिए। के लिए मॉडल का सीक्वेंस याद है किसी को? मॉडल का सीक्वेंस क्या था? सबसे पहले किसका था? जेजे थॉमसन का, ठीक है, प्लम पडिंग, या फिर वाटरमेलन। हाँ चेक हो गए हैं बट रूम पे रह गए हो, ठीक है, कल मिलते, परसों मिलेंगे। बता रहा हूँ ना, चेक तो हो गए है, कोई एक दो पता लग जाएगा। इतना मैं कॉन्फिडेंट। ठीक है, इसकी 2 ड्रॉबैक्स हैं अपने पास। नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा सर्कल वाला। नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन। अच्छा सर्कल वाला जो था ना, इसमें अपने पास क्या था, 60 डिग्री था ना वो इंसिडेंट एंगल, वो वाला सर्कल कह रहे हो? कुछ ऐसा कुछ क्या? नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट में कराऊंगा ऑनलाइन क्या? क्लास ऑनलाइन ही, ऑफलाइन ही है सारी, ऑनलाइन क्यों होगी? नहीं सैटरडे फ्राइडे से हमारी ऑनलाइन फिजिक्स भी मैम वाली ऑफलाइन। मैं तो ऑफलाइन ही लेता हूँ हमेशा से, मैं कौन सी ऑनलाइन क्लास लेता हूँ? ऑफलाइन ही है, ठीक है। अच्छा ये है वो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, ठीक है, पढ़ लो। स्टेबिलिटी ऑफ एटम किसी ने पढ़ा? कैसे क्या हो रहा था इसमें? कुछ समझ के बता दो फटाफट। नोट्स आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप पढ़ के आ जाओ उनको थोड़ा, मैंने क्लास में नोट्स ही बनाने हो तो फिर तो मैं सारा लिखता रहूंगा। नहीं, जैसे ना हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक तरह से रेडिएशन एमिट करेगा अगर कोई भी चीज ना सर्कुलर ऑर्बिट में, जैसे अपने पास क्या है, एक तो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे ना इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे, ठीक है, सभी को बताया ना इतना तो बेसिक सा। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो कंटिन्यूसली क्या करेगा, एक रेडिएशन एमिट करेगा, ठीक है, रेडिएशन एमिट कर रहा है तो उसका मतलब क्या कर रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है, एक तरह से कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, एनर्जी को एमिट कर रहा है। अगर कंटिन्यूसली इसकी एनर्जी एमिट होती रहेगी तो उसका मतलब एक टाइम पे एनर्जी खत्म हो जाएगी। एनर्जी खत्म होने के बाद क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर गिर जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर लेगा। एक्चुअल में ये होना चाहिए था पर ये नहीं हुआ था। हाँ एम वेव से। लास्ट में बता दूं, जैसे ना फूड के अंदर ना क्या रहता है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास कोई फूड होता है, फूड, अरे सुन लो, आप भी सुन लो, कोई भी फूड आर्टिकल रहता है उसमें क्या रहता है, अपने पास वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप रहते हैं, ठीक है, उसके अंदर। जब हमारे पास उसको एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी दी जाती है, माइक्रोवेव ओवन में आप फ्रीक्वेंसी देते हो ना बाहर से, वो फ्रीक्वेंसी जब दोगे तो फ्रीक्वेंसी पे, ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट शुरू हो जाते हैं उनके, मतलब वाइब्रेशन शुरू हो जाते हैं, जो अपने पास वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनके वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई चीज वाइब्रेट कर रही है कंटिन्यूसली तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो हीट हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आपका जो खाना है वो गर्म हो जाता है माइक्रोवेव ओवन पे, ठीक है। और भी चीजें, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट, वो सब इतना डीप नहीं जाना, बस इतना रहता है माइक्रोवेव ओवन में
जो वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप होते हैं वो वाइब्रेट करेंगे किसी फ्रीक्वेंसी की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, तो खाना आपका गर्म हो जाएगा, ठीक है, ये सब चीज। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है, ठीक है, एनर्जी एमिट करेगा तो एक टाइम पे इसकी एनर्जी बिल्कुल थोड़ी सी बचेगी, उस केस में क्या कर लेगा, जो न्यूक्लियस है इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आ गया तो एटम का कोई वजूद रहेगा? एटम तो वो था ना कि जिसमें न्यूक्लियस था यहाँ पे बीच में और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ही नहीं करेगा तो फिर एटम कहाँ रहेगा, तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें ड्रॉबैक क्या थी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि आपका एटम क्या रहता है, अनस्टेबल, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। आगे समझ में, थोड़ी थ्योरी सी पढ़ लो इसकी, फिर साथ में लिखी हुई है जैसे, अपने वर्ड्स में तो कुछ और ही कहानी लिखता आप, ये वाले वर्ड्स पढ़ लो जो उनसे लिखे हुए हैं। पंजाबी में लिख के आएगा? अच्छा, मतलब लैंग्वेज तो वही, मतलब सेंस पंजाबी। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट्स रेडिएशन, ठीक है, हमेशा क्या कर रहा है, रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो तो कंटिन्यूअसली क्या एमिट कर रहा है, एनर्जी को एमिट कर रहा है। इन रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है, थस हैविंग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है, कोई भी चीज अगर सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रही है तो उसमें कौन सा एक्सीलरेशन लगता है, सेंट्रीपिटल। किसी को उसकी वैल्यू पता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की पूछ रहा हूँ, फोर्स की नहीं पूछ रहा हूँ। अगर इसको आप कंपेयर करोगे F इज इक्वल टू एम में से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC इज इक्वल टू v²/r। F इज इक्वल टू m में होता है ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन, याद है किसी को? क्लास 11th करी है? F इज इक्वल टू m में होता है, ठीक है। अगर आप इसी वाली, सुन तो लो, इस वाली इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे तो m और f तो एज इट इज रहेंगे, बट a की जगह क्या आ गया, v²/r। तो AC अपने पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या रहता है, v²/r। कहीं लिख लो अगर लिखना है तो, नहीं पूछेंगे बट वो चीज है ना, आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास फॉर्मुलेशन कुछ आ गई इस तरह की तो आप इसको लिख भी सकते हो, ठीक है। AC को समझ में आ गया? तो जब ये कंटिन्यूसली रेडिएशन को एमिट कर रहा है, मतलब एनर्जी एमिट कर रहा है, तो एक टाइम पे क्या हो जाएगा, इसकी एनर्जी इतनी छोटी सी कम सी रह जाएगी, उस केस में क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर फॉल डाउन कर जाएगा, ठीक है। तो एटम आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। एक्चुअल में नहीं होता, अगर एटम डिस्ट्रॉय होता तो कुछ भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। हम किस चीज के बने हुए, एटम के, ठीक है। तो उस तरह से मिट्टी के, ऐसा बंदा है, ठीक है। तो रदरफोर्ड मॉडल स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। फर्स्ट ड्रॉबैक होगी, क्लियर होगी फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकंड आपके पास क्या है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है, और भी है, मेन यही है बस अपने पास ना। आपको क्या है ना, अरे इतना ज्यादा नहीं आता भाई, इतना ही आता है, छोटा छोटा ही आता है, ज्यादा नहीं आता। इसमें इतने पॉइंट्स नहीं लिखने होते। अगर आपको पूरा टॉपिक पूछेंगे ना तो इसमें ड्रॉबैक्स के लिए ऐसे नहीं कि आपको अलग से क्वेश्चन पूछेंगे ड्रॉबैक्स का। वो मैंने जैसे कराया ना आपको, एक जो पहला टेस्ट दिया था आपको अभी, उसमें पहले टेस्ट में क्या था, एक ही क्वेश्चन को 3 पार्ट में दे रखा था मैंने, 3 मार्क्स वाले को। तो उसमें ना ऐसे आएगा ड्रॉबैक्स, तो ड्रॉबैक्स में आप 5-6 थोड़ी लिखोगे, मेन तो आपने 2 ही लिखनी है ना, ये वाली, और मेन यही है, और कोई इसकी ड्रॉबैक ऐसी है भी नहीं, ठीक है। ड्रॉबैक बनाने को कितनी बना लो, जो अगले मॉडल से एक्सप्लेन कर रहे हैं मतलब पिछले मॉडल की ड्रॉबैक्स हैं। जो इससे आगे मॉडल्स आएंगे, ऐसे इसके बाद आएगा नील्स बोर वाला बोर मॉडल, उसके फिर वेक्टर एटम आता है, वो आपने करना ही नहीं, आपको पता भी नहीं वो चीज, ठीक है। वेक्टर एटम मॉडल MSc का था, ठीक है। चुप हो जा, ठीक है। डिस्क्रीट मतलब एक तो कंटिन्यूअस वर्ड होता है, कंटिन्यूअस होता है मतलब कंटिन्यूअस कोई चीज, ऐसे कोई कंटिन्यूअस वे में जा रही है। डिस्क्रीट मतलब एक तरह से, अरे नहीं भाई, डिस्क्रीट उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर कोई चीज आपके पास ना छोटे छोटे पैकेट्स में जा रही है एक तरह से, डिस्क्रीट अमाउंट में, ठीक है। डिस्क्रीट हमारे पास क्या है, अलग अलग जगह पे, जैसे अगर स्पेक्ट्रम आ रहा है ना आपका, एक यहाँ पे आ रही है लाइन, एक यहाँ पे, तो ये डिस्क्रीट है। कंटिन्यूअस कैसा होगा, अगर ये पूरा का पूरा पैटर्न ऐसा आ रहा है
तो ये कंटिन्यूस है, एक कंटिन्यूस लाइन है। डिस्क्रीट होता है ऐसे, ये आपको एनर्जी लेवल्स में समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, बस आप इसको इतना समझ लो, डिस्क्रीट मतलब कि कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। कॉन्टिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी पढ़ा होगा ना मैथ में थोड़ा सा, सुना नहीं कभी? बस इसको ये समझ लो, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम इसका शो होता है, मतलब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं आता। जो भी आपकी एनर्जी का ग्राफ बनेगा बाद में, वो ऐसा कंटिन्यूस नहीं होगा, वो डिस्क्रीट होगा कि एक एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, एक की यहाँ पे आ रही है, एक की यहाँ पे, अलग अलग पॉइंट्स पे, ठीक है। ये कंटिन्यूस ग्राफ है और ये अपना पास कैसा है, डिस्क्रीट, ठीक है। तो इस तरह का कुछ। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट्स यूजिंग दिस लॉजिक, ठीक है। डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैन नॉट बी एक्सप्लेन। आपने पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग क्या करा था, कोई ऐसे ऑर्बिट थोड़ी बताई थी कि अलग अलग ऑर्बिट्स में चल रहे हैं, आपने सिर्फ ये बताया था कि एक ऑर्बिट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कैसी एनर्जी आएगी इसकी, कंटिन्यूअस। बट हमारा जो इससे अगले वाला मॉडल आएगा उसमें कैसे आएगा एक मिनट, उसमें है ना इस सेल की फॉर्मेशन होंगी, जैसे KLMN सेल्स होते हैं ना, ये वाली चीज ना ना, इससे अगले वाले मॉडल में मैं आपको इसी में वो पॉइंट समझा देता हूँ ना। जो अगला मॉडल आया था उसमें कुछ ऐसा था कि ये अलग अलग ऑर्बिट्स बनाई थी ऐसी, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, K शेल, ये L, ये M, आगे N ऐसे करके, ठीक है। तो K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। सर वो भी होता है ऐसे करके होते हैं ना, 2 8 18 करके, ठीक है। तो आपके पास 2 8 8 18 ऐसे आता है क्या, मुझे तो याद है यार, चलो कोई नहीं, 8 होता है। तो आपके पास कैसा है कि इसमें आपके पास स्पेक्ट्रम किस तरह का रहता है, देखो अलग अलग ऑर्बिट्स हैं। तो जोन सा ये वाला K शेल है, इसकी जो एनर्जी लेवल होगा वो अलग होगा। मान लो इसका हमारे पास एनर्जी लेवल है EK, इसका हमारे पास होगा EL, और इसका हमारे पास होगा EM। तो इनकी सभी की क्या है, अलग अलग एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, अलग अलग एनर्जी में रिवॉल्व कर रहा है। पहले वाले केस में क्या था, सिर्फ हमने बता दिया कि एक ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो ऐसा कुछ हमने क्लासिफिकेशन नहीं दी थी कि अलग अलग एनर्जी लेवल में वो रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो इसकी जो ड्रॉबैक थी डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम वाली, वो इसने सोल्व कर दी थी, अलग अलग एनर्जी लेवल्स बना के। और अलग अलग एनर्जी लेवल से दूसरे वाली ड्रॉबैक भी सोल्व हो गई थी। कौन से वाली, पहली ड्रॉबैक कौन सी थी, स्टेबिलिटी वाली। तो मतलब जो हमारे पास उसमें इसने बोला था कंटिन्यूसली एमिट करता है रेडिएशन को, वो कंटिन्यूसली रेडिएशन को एमिट करता ही नहीं है, वो एक पर्टिकुलर एनर्जी में रिवॉल्व करता है। अगर हमारे पास जैसे इस एनर्जी, ठीक है, अगर उसकी थोड़ी सी एनर्जी कम होगी, ठीक है, तो सबसे मिनिमम एनर्जी कौन सी है, यही वाली है, इसमें कभी भी कम नहीं होगी, इसमें बढ़ेगी हमेशा। इसमें इसको एनर्जी मिलेगी और ये एक्साइट होकर इस वाले लेवल में जंप कर जाएगा, फिर इसमें रिवॉल्व करता रहेगा। अगर और एनर्जी बढ़ी तो फिर इस वाले में से इसमें जंप कर जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही उल्टा होगा, जैसे अगर इस वाले में कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, अगर रिवॉल्व करने पे इसकी थोड़ी सी एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी कम होगी तो कौन से लेवल पे आ जाएगा, इस वाले पे, और कम होगी तो इसमें आ जाएगा। तो मतलब लेवल की चेंज करते रहते हैं, ठीक है। और वो चेंज करने का टाइम कितना होता है, एक ट्रांजिशन का टाइम होता है 10⁻⁸ सेकंड या फिर 10⁻⁹ इस ऑर्डर का होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल में इतने टाइम के लिए रहता है बस। हाँ जी सर, जैसे आपने बताया कि इसकी एनर्जी लेवल कम होगी तब वो नीचे जाएगा, हाँ, तो अगर वो ऊपर कैसे आएगा, तो एनर्जी बढ़ेगी तो उसको कहीं से एनर्जी मिलेगी, बढ़ती है। वो एक्साइट करते हैं, जो आपका बल्ब है, जैसे बल्ब ग्लो करता है ना, तो अपने पास ना एक एटॉमिक लेवल में रहने के लिए ना, जैसे एक एनर्जी में रहने के लिए उसको सिर्फ है ना 10⁻⁸ सेकंड का टाइम होता है उसके पास, फिर वो जंप कर जाता है, तभी तो ग्लो होता है वो सब चीजें। जो बेसिक इसकी वर्किंग है ना, वो सब चीज वहीं पे है, लाइट से रिलेटेड, ठीक है। आगे समझ में ये चीज, ये मॉडल्स कर रहे हैं हम, ठीक है, जैसे इन्होंने साइंटिस्ट ने करे थे वैसे ही करा रहा हूँ, कोई अलग थोड़ी है। आगे समझ में ये चीज, ओके। तो ये ड्रॉबैक कैसे 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 सोल्व करी है उसने। बोर मॉडल में सबसे पहले क्या चीज दी थी, ड्रॉबैक नहीं दी थी, उसकी अलग चीज थी। ड्रॉबैक को उसने सोल्व करा था, तो ड्रॉबैक तो बस मैंने लिखी हुई है। एक्चुअल में जो ड्रॉबैक थी वो सारी की सारी एक्सप्लेन कर रखी है इसने, कि ड्रॉबैक में क्या चीज थी और क्या चीज उसने उसमें चेंज करी है, ठीक है। पहली ड्रॉबैक तो आपको पता ही है, ठीक है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में क्या था, जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अच्छा अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो कैसा पाथ ले रहा है,
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है क्योंकि हमारे पास ये हर एक पॉइंट पे कैसी चीज देगा, वेलोसिटी कुछ ऐसे देगा ना टेंजेंशियली। ये भी क्लास 11th का कंसेप्ट है, ये भी नहीं आता होगा। वेलोसिटी टेंजेंट से पता लगेगी। ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है ना, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कैसे आएगी, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर है, तभी तो डायरेक्शन आ रही है। स्पीड स्केलर होती है, वेलोसिटी वेक्टर होती है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपने करने हैं अभी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ये सब चीज, ठीक है। हाँ इसी में ही है, ये आपने करना है आगे, इसको अभी सीख लो। यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, एफसी क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r, ठीक है, ये सब चीज। तो फर्स्ट ड्रॉबैक किसने सोल्व करी थी, बोर ने। बोर एटॉमिक मॉडल है, इसने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसका मीनिंग बताएगा कोई, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का? मतलब मैं चैप्टर करा रहा हूं आपको, वर्ड की मीनिंग नहीं पता तक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो आपने कर लिया था 12th। क्लासिकल पुराना तो होता है वर्ड, बट क्लासिकल किसने, मतलब जो क्लासिकल मैकेनिक्स या फिर क्लासिकल थ्योरी है, जो मतलब क्लासिकल का मीनिंग, क्लासिकल वर्ड कहीं भी आएगा मतलब वहां पे क्या लग रहा है, न्यूटन्स के लॉ लग रहे हैं। तो क्लासिकल थ्योरी थी, उसके बाद सारी क्वांटम थ्योरी आई थी। जो मॉडर्न फिजिक्स है वो क्वांटम थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है। और जो क्लासिकल है वो उसमें न्यूटन्स के लॉ वैलिड होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड एक्सीलरेटेड चार्ज, क्योंकि यहाँ पे दोनों लॉ लग रहे हैं ना। सेंट्रीपिटल फोर्स किसका कंसेप्ट है, जब आप क्लासिकल मैकेनिक्स कर रहे थे क्लास 11th की, मतलब क्लासिकल थ्योरी जहाँ पे न्यूटन्स के लॉ वैलिड थे, वहीं पे तो फोर्स के कंसेप्ट आए थे सारे, ठीक है। अब तो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहा है, वो अलग चीज है। ठीक है, आप ऐसे ही गुनगुनाते रहोगे, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया था ना, कंटिन्यूअसली एनर्जी को एमिट करेगा। पार्टिकल एमिट रेडिएशन, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है। जब भी अपने पास इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा सर्कुलर पाथ में, तो उसकी हर इंस्टेंट पे क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, इसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी आएगी, ठीक है, हर इंस्टेंट पे चेंज होगी। फिर अपने पास क्या है, सो एन इलेक्ट्रॉन मस्ट एमिट रेडिएशन एंड लूज एनर्जी। जब भी हमारे पास अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग वेलोसिटीज रहेगी इसकी, जैसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो ये कुछ एनर्जी लूज करेगा। ये अकॉर्डिंग टू क्या था, रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सच एन इलेक्ट्रॉन विल बी पुल्ड टुवर्ड न्यूक्लियस एंड कोलाइड विद न्यूक्लियस इन 10⁻⁸ सेकंड। मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लूज करने में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड, ठीक है। ये मैंने आपको बता भी दिया। एक ट्रांजिशन करने में कितना टाइम होता है, ये कहीं किसी बुक में ये लिखा होगा, किसी में ये, जैसे मेन ना ज्यादातर आपको यही मिलेगा सब जगह जाकर। एनसीईआरटी में मैंने देखा नहीं कौन सा है, ये वाला होगा वैसे 10⁻⁸, ठीक है, मेन यही रहता है, ठीक है। ज्यादातर प्रिंसिपल्स में यही है। दूसरा डिस्क्रीट वाला पॉइंट है, डिस्क्रीट वाला ड्रॉबैक मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। फिर हमने कहा था बोर्स के पोस्टुलेट। बोर के पोस्टुलेट देखो क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट इसने क्या दिया है, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स। इसने ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया था, आपके पास कैसी कैसी बनाई है, के शेल, एल, एम, एन, ऐसे करके, ठीक है। तो इसने कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स दिए हैं। इसने ये वाला झमेला खत्म कर दिया कि हमारे पास, ये पढ़ा तो दिया, ड्रॉबैक ही तो थी, पहले करा तो रखी है, कोई नहीं फिर से कर लो। चलो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास कोई क्या है, गैस, ठीक है। गैस के अंदर क्या रहेंगे, एटम्स या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर वो एक्साइट कर रहे हैं कब, जब हमने कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करा। अगर आप किसी गैस में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो, ठीक है, तो जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं फिर एटम्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, एक्साइट। अगर एक्साइट होंगे तो उनको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी। जब उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेंगे, रेडिएशन को एमिट करेंगे। वो तो करेंगे ही, रेडिएशन को एमिट भी करेंगे ना। जैसे आपके पास बल्ब है, आपने उसमें बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, इसका लाइव एग्जांपल है, मतलब एक तरह से फिजिबल एग्जांपल जो है। आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करा, इलेक्ट्रिसिटी उसमें आई, जो आपके पास टंगस्टन, वो पहले वाले बल्ब कह रहा हूं मैं, ठीक है। वहां पे कौन सी गैस फिल होती है बल्ब के अंदर, वो होती है, ठीक है।
नियॉन आर्गन। हीलियम तो उनमें लेकिन हाइड्रोजन कुछ नहीं पता तुम्हें। चलो एक तो बता दिया तुम लोगों ने, दूसरी बताओ। ये सर आपके कार्बन ये क्या एक्टिव नाइट्रोजन मैंने बोला था। इनएक्टिव भी बोला। इनएक्टिव, अगर आपके पास एक्टिव नाइट्रोजन रहेगा, अगर आप सिर्फ नाइट्रोजन बोल दो मतलब वो रिएक्ट कर जाएगी इसके साथ, ठीक है। इनएक्टिव इसलिए लिया क्योंकि वो एक दूसरे को रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये इनर्ट है तो इसको भी इनर्ट बना दिया हमने, इसको इनएक्टिव ले लिया। तो बल्ब के अंदर ये दोनों भरी होती हैं। क्या ये तो एलईडी है ना। हाँ जिसमें टंगस्टन विजिबल है। ठीक है, तो उसमें ये वाली चीज क्या होती है, ये दोनों गैसेस होती हैं। इनके जो एटम है उनको अलग से इलेक्ट्रिसिटी जब उससे पास कर रहे हैं टंगस्टन के फिलामेंट से, तो उस टाइम पे क्या हो रहे हैं, ग्लो हो रहे हैं, ठीक है। और वो ग्लो का मतलब क्या हो गया, उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रही है, तो वो बार बार एक्साइट और डी एक्साइट हो रहे हैं। मतलब एनर्जी एक्स्ट्रा मिली तो दूसरे लेवल पे कूद गए, जंप कर गए, ठीक है, फिर दूसरे लेवल में आ गए। तो ये लेवल की ना शिफ्टिंग चलती रहती है। जो उसके एटम्स और गैस के, जो गैस के मॉलिक्यूल्स रहते हैं ना अंदर, उनमें क्या होता है, एनर्जी का शिफ्टिंग चलता रहता है। और कितने टाइम पीरियड में एक एटम दूसरे उसमें चला जाता है, 10⁻⁸ सेकंड। जो एक ट्रांजिशन होता है ना वो 10⁻⁸ सेकंड में होता है, ठीक है। ये समझ लेना है, पेपर में मत लिख के आ जाना बल्ब वाला एग्जांपल, ठीक है। एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे। अब फिर अगर याद ना कुछ है ना, ये कर लेना फिर आगे समझ में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था पूरा का पूरा, थ्रू इट एमिट रेडिएशंस हैविंग सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ, ठीक है। स्पेसिफिक वेवलेंथ का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे। अच्छा वेवलेंथ कब आती है, वेवलेंथ किससे रिलेटेड है, कोई का कोई रेडिएशन होगा तभी तो वेवलेंथ आएगी ना। मैंने आपको सात तरह के रेडिएशन पढ़ा रखे हैं ना, गामा ये सब चीज, एक्सरेज वगैरह, ये रेडिएशन पढ़ाए ये वेव में, ठीक है। तो सभी की वेवलेंथ अलग है। हाँ, तो जितने भी हैं हमारे पास सबकी वेवलेंथ अलग अलग है, ठीक है। तो एक फिक्स वेवलेंथ पे हमारे पास क्या होगा, स्पेक्ट्रम आएगा। तो अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग हमारे पास स्पेक्ट्रम आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये आपको एनर्जी लेवल से पता लगेगा जब एनर्जी लेवल करोगे। इसके बाद अपने पास सीरीज भी आएंगी, लाइमन बामर, पीफंड ब्रैकेट, हाँ हाँ वो वाली चीज, हाँ पढ़ी होगी, थोड़ी बड़ी होगी। 18 तेरे तो शायद 10 या 12 है। उसमें भी काफी दे रखे मैंने इसको, मार्क्स कम काटे मैंने तेरे। क्या नाम क्या है, आगे अच्छा अच्छा, याद नहीं है मुझे। 14 होंगे शायद, 14 है शायद। ये तो था ही नहीं, इसका टेस्ट ही नहीं है, किसी और नाम से दिया है। रोजदीप के नाम से कोई नहीं था उसमें। ये तो नाम नहीं लिखा। हाँ ये हो सकता है, सच में नहीं था टेस्ट। टोटल 16 टेस्ट है शायद मेरे पास, पता नहीं अब होगा नहीं होगा, चलो कोई नहीं, फिर करो उसको आगे। ये समझ में आ गया। हेलो सर टेस्ट हो गए चेक। हाँ टेस्ट हो गया है चेक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपको। करें आगे पढ़े, ये मॉडल करना है पूरा। जितना डिले करोगे ना उतना लेट तक रहेगी क्लास में। नहीं फिर 7 बजे तक होगी ना अगर तुम बोलोगे ज्यादा। हाँ चलो ठीक है, ये वाला डिस्क्रीट वाला पॉइंट समझ में आ गया। इसी का डिस्क्रीट का ना दूसरा वे भी है। लाइट के केस में अगर हमने किसी चीज पे व्हाइट लाइट डाली, जैसे इफ व्हाइट लाइट पासिस थ्रू अ गैस, अगर हमने गैस के अंदर से व्हाइट लाइट पास करी, इस बार पहले क्या करा था, इलेक्ट्रिक करंट पास करा था। इस बार अगर व्हाइट लाइट पास करी है तो द ट्रांसमिटेड लाइट हैव सम मिसिंग वेवलेंथ्स। जब व्हाइट लाइट को आप गैस के अंदर से पास करते हो तो उसमें से कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ हमारे पास क्या हो जाती है, मिस हो जाती हैं, ठीक है। मतलब कुछ ही वेवलेंथ हमें लास्ट में रिजल्ट में मिलती हैं, कुछ रह जाती हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कैसा स्पेक्ट्रम आ गया, कंटिन्यूस नहीं आया। अगर आप किसी चीज पे गैस पे लाइट डाल रहे हो, ठीक है,
उसमें आपको क्या मिलना चाहिए था? कंटिन्यूअस वेवलेंथ मिलनी चाहिए थी। लाइट की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी ना, जैसे लाइट है हमारे पास, अगर विजिबल रीजन की मान लो प्योर है, इसको आपने गैस के ऊपर डाला, कोई पर्टिकुलर गैस है उससे पास कर रहे हो आप इसको, तो उस टाइम पे क्या हुआ हमारे पास ना, कुछ वेवलेंथ है ना गायब होगी इसमें से, कुछ आपको दिखाई दे रही है, कुछ विजिबल है, कुछ आपके पास इनविजिबल होगी, ठीक है। तो कुछ सम विजिबल इनविजिबल वेवलेंथ, मतलब एक तरह से मिसिंग वेवलेंथ आपके पास कौन सी रहेंगी? क्या बताएंगी ये चीज कि आपके पास स्पेक्ट्रम कैसा है? डिस्क्रीट। अगर आपके पास जैसी लाइट थी वो पूरी पूरी गैस से पास होने के बाद आपको दिखाई देती, तो कैसा स्पेक्ट्रम आता आपके पास? कॉन्टिन्यूअस। बट हमारे पास कैसा आया था? डिस्क्रीट, ठीक है, ये वाली चीज। तो दो तरह के आपके पास रूल है, एक तो ये डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, दूसरे वाला होता है, इसको पूरा बोलते हैं डिस्क्रीट एब्जॉर्प्शन, कि आपके पास जो गैस है उसने एब्जॉर्ब कर ली कुछ लाइट। ये चीज सब समझ में है किसी को? कुछ लाइट एब्जॉर्ब होगी गैस के अंदर, ठीक है। कौन सी गैस? जो भी गैस है यार जिसमें आपने लाइट डाली है, अब गैस बताऊं तेरे को कौन सी है, ठीक है। बोर एक्सेप्टेड रदरफोर्ड मॉडल। सबसे पहले क्या करा था बोर ने? पूरा का पूरा इसका मॉडल रीड करा था, उसके बाद जो उसकी गलतियां थी उसको करेक्ट करा था। उसने बोला जो उसका एटॉमिक मॉडल था सिर्फ मॉडिफिकेशन है रदरफोर्ड मॉडल में, ठीक है। पहली मॉडिफिकेशन क्या दी थी उसने? ये शेल वाली, कि उसने KLMN ये शेल्स दी थी। इसने क्या बोला था? ये जितने भी अपने पास शेल्स हैं ये अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं। इसका एनर्जी लेवल होगा EK, इसका EL, इसका EM, ठीक है। अंदर की साइड से बाहर की साइड एनर्जी बढ़ती रहेगी लेवल्स की, ठीक। ये शेल कहां तक होते हैं? ज्यादा कर लो, कितने कर लो, KLMNOP कितने कर लो, बट अपने मेन कितने याद रखने? KLMN, बस इतने याद रखने। बाकी KLM भी लिख दोगे ना, काफी है, बहुत है, ठीक है। तो सबसे पहली पोस्टुलेट क्या थी? पोस्टुलेट्स क्या होती हैं? क्या एक्सप्लेन किया उस मॉडल? उसने किस बेसिस पे इसको मॉडल को एक्सप्लेन किया, वो पोस्टुलेट होती हैं, कि उसने क्या क्या बेसिक लिए थे उसमें, जैसे अजम्पशंस ले लेते हैं ना इस तरह से। तो पहली पोस्टुलेट थी, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट्स विद फिक्स एनर्जी। सभी स्टेबल ऑर्बिट की एनर्जी चेंज नहीं हो सकती टाइम के साथ, उनकी सबकी फिक्स एनर्जी है। जो के शेल है उसकी एनर्जी फिक्स है, एल की अलग है, एम की अलग है, सबकी अलग अलग है और फिक्स है, मतलब वो एनर्जी चेंज नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी चेंज कर सकता है, अगर उसकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होगी तो वो ट्रांजिशन करेगा, के शेल में से एल में चला जाएगा, एल से एम में चला जाएगा, तो शेल में चेंजिंग होती रहती है बस, ठीक है। ये समझ में आया सभी को? ओके। फिर हमारे पास सेकंड है, while revolving in a particular energy level an electron do not radiate any radiation। ये मैंने आपको बताया भी था, जब ये किसी भी ऑर्बिट में अगर घूम रहा होगा, ठीक है, उस टाइम पे कोई भी रेडिएशन एमिट नहीं करता, ये उस एनर्जी को लेके जो उसके पास, जैसे ई के अपने पास एनर्जी लेवल है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये क्या कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन ना इस एनर्जी लेवल की एनर्जी को ले लेगा और उस एनर्जी से रिवॉल्व होएगा। एक्सक्यूज अगर मी इसके, सर, हाँ जी, सर रेडिएशन और एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है? रेडिएशन कुछ नहीं, दोनों चीज सेम है। रेडिएशन इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सर पर जैसे अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो एमिट तो करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता तो एमिट क्या करता है? वो रेडिएशन को एमिट कर रहा है, मतलब एनर्जी एमिट कर रहा है। अगर कुछ एनर्जी उसने एमिट करी तो उस टाइम में क्या होगा, उसकी एनर्जी थोड़ी कम होगी, तो इस लेवल से इस लेवल पे आ जाएगा जंप करके, ठीक है। तो ये सबसे इनर मोस्ट लेवल है, इसमें कुछ एनर्जी उसने गेन करी सर एक बार रिवॉल्व दोबारा करने पे। बताना, ये देखो रेडिएशन हो रहा इसमें क्या रहता है ना, अपने पास अलग अलग शेल्स हैं, ठीक है, और सबकी अलग अलग एनर्जी है। अगर हमारे पास ये वाले शेल में वो रिवॉल्व कर रहा है, तो उस वाले शेल में क्या करेगा, तो कुछ एनर्जी गेन करेगा, ठीक है। जब वो रिवॉल्व कर रहा होगा इस एनर्जी से, तो कुछ एनर्जी गेन करेगा, तो गेन करने पे क्या होगा, ट्रांजिशन हो जाएगा उसका एल शेल में, ठीक है। एल शेल की अलग एनर्जी है, फिर उस एनर्जी से रिवॉल्व कर रहा होगा, उसके फिर उस एनर्जी से अगर उसने थोड़ी एनर्जी गेन कर ली बाद में, गेन करने के बाद वो एम शेल में आ जाएगा, ठीक है। और अगर एनर्जी लूज कर रहा है तो एम से एल में, एल से के में, ऐसे। तो ट्रांजिशन कितने टाइम में करता है कि 10⁻⁸ सेकंड में, 8 या फिर 9 कुछ भी, ठीक है। दोनों है। तो करेक्ट ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे समझ में पॉइंट? बेसिकली आपको क्या समझना है, आपके पास ना इसने शेल्स दी थी और शेल की ना डिफरेंट एनर्जी है, और जो इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व करता है उस ऑर्बिट में, जैसे अपने पास के शेल की ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी एनर्जी से रिवॉल्व करेगा वो। मान लो अगर इसके पास कितनी एनर्जी है,
5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है मान लो इसकी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करेगा इस एनर्जी से, ठीक है। जब वो रिवॉल्व कर रहा होगा कुछ एनर्जी गेन कर लेगा वो खुद से रिवॉल्व करने के पास। आपको पता है ना सर्कुलर मोशन में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो कुछ एनर्जी गेन कर लेता है, ठीक है। तो एनर्जी गेन करेगा, तो एनर्जी करने के बाद इस वाले इसमें लेवल में आ जाएगा। इसको मान लेते हैं हमारे पास क्या है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कुछ ऐसे मान लेते हैं, ठीक है लेवल्स। वैसे जो एनर्जी लेवल के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का आएगा ना वो अलग अलग आता है, वो मैं बताऊंगा कितनी एनर्जी होती है वो पूरा एक फॉर्मूले से निकाल लोगे आप सारी की सारी। ये तो मैंने रैंडम ऐसे ही ली है, एक्चुअल में ये नहीं होती है एनर्जी। आगे समझ में। और जब ये हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन सा मोमेंटम आएगा, लीनियर फिर एंगुलर, एंगुलर मोमेंटम। फॉर्मूला किसी को याद है? वेक्टर फॉर्म में बताना और स्केलर भी पेपर में आएगा ये? आएगा। एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा, ये पूरा डेरिवेशन आएगा। क्या बोल रहे हो? आर इंटू वी, वो तो वेक्टर फॉर्म में हो गया। एल इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है आर क्रॉस पी को हम क्या ले सकते हैं एम वी। एम हमारे पास क्या हो गया कि स्केलर मास है ना, तो मास को उधर ले आओ, ठीक है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट है आर और वी का, तो क्या आ जाएगा मोड ऑफ आर मोड ऑफ वी साइन ऑफ थीटा, ठीक है। और जब कोई सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होगा, ये बताओ जैसे आपके पास एंगुलर मोमेंटम है, ये फोर्स है, ठीक है। ये फोर्स है तो इसमें एक चीज ये देखो, ये रेडियस है ना, और किसके बीच में एंगल देखना है आपने, वी और आर के बीच में। ये रेडियस है ना इसकी, तो इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना हो जाएगा आपके पास 1। तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड फॉर्म में एल इज इक्वल टू एम वी आर। और वो फर्दर किसके इक्वल होता है h/2 पाई या फिर NH/2 पाई, ठीक है। ये अभी हुआ, ये कंडीशन है? ये बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन है। जैसे आपने पहले क्वांटाइजेशन कंडीशन वो करी थी ना, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, ये करा था ना, ऐसी इसने भी क्वांटाइजेशन कंडीशन ले रखी है सर्टेन ऑर्बिट्स के लिए। लिखा हुआ है बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन लिखा हुआ है। मैंने नहीं दिया सर फिर कैसे आपने डायरेक्ट कॉलेज के ऊपर लिखा? मैंने BSc MSc करी है ना, मैं बीटेक करनी नहीं थी, ठीक है। सर नॉन मेडिकल, नॉन मेडिकल, नाइस क्वेश्चन। सर कौन से कॉलेज से पढ़े? DAV ये सेक्टर 10 पढ़ ले। चलो क्या नहीं होती इसमें, बीएड करनी पड़ती है पहले। आपने बीएड नहीं करी नहीं है? नहीं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जब सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो उसका हमारे पास क्या होता है, उसको हम लेते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन से। ये वाली लाइन पढ़ के देखो एक बार, वैन इलेक्ट्रॉन वाली, जब तक मैं इरेज कर देता हूं इसको फटाफट। ये वाली वैन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन, ये बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन है, ये पेपर में आएगी, ठीक है, और 2 मार्क्स में आएगी। और अगर 3 मार्क्स में आ गई तो 3 पार्ट में आएगी जरूरी है। हाँ हाँ 5 नंबर 5 में कब बोला मैंने? 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, यही क्वेश्चन है ना। 5 का केस स्टडी आएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन, एक आएगा सिर्फ। नहीं, केस स्टडी तो सिंपल रहता है ना, आपको सारे क्वेश्चन एक में से मिल जाएगा ना सारा का सारा। अगर आपको आता होगा तो आप कर लोगे, नहीं आता तो फिर 5 गए, फिर क्या लिखोगे इसमें? इलेक्ट्रॉन कैन, अच्छा सुन लो, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में करता है जिसका इंटीग्रल मल्टीपल किसके प्रोपोर्शनल हो, एक तरह से h/2 पाई के।
ठीक है, तो L इज इक्वल टू कितना होता है MVR, L इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा NH अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। इसको हम क्या बोलते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, इसको रट लो क्योंकि ये पेपर में आएगी ही आएगी, इंपॉर्टेंट है वैसे इस चैप्टर के, ये इस मॉडल के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अपने पास क्या है रदरफोर्ड और जो प्लम पढ़ेंगे ना वो अपने पास बेसिक मॉडल थे, लास्ट मॉडल ही आता है ज्यादातर पेपर में, क्योंकि उसमें सारी की सारी अपने पास क्या है ड्रॉबैक सारी की सारी पोस्टुलेट में कन्वर्ट होगी बाद में, ड्रॉबैक्स को उसने ओवरकम कर दिया ना मॉडल ने, वो वाली चीज। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। नीचे अपने पास क्या आ गया ये और इसमें फॉर्मूला क्या रहता है, ये n कहां से शुरू होएगा आपका एंड सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 1, मतलब के शेल के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा के शेल के लिए आएगा n इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास H अपॉन 2 पाई, और फर्दर ऐसी L के लिए क्या आ जाएगा आगे 3H अपॉन 3 पाई, ये सब चीज। ठीक है, ये सब चीज जैसे वो क्वांटाइजेशन कंडीशन वहां पे थी ना उसकी चार्ज की Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n। अच्छा ठीक है, ये सारी चीज ये अपने पास क्या है बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, और ये फर्दर किसके इक्वल होती है, जैसे L है L इज इक्वल टू क्या होता है MVR, तो MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ये कंडीशन। वैसे अगर पूरी कंडीशन आपने लिखनी हुई ना पेपर में क्या लिखोगे L इज इक्वल टू MVR और इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, ये पूरी कंडीशन लिखनी होगी आपको बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। ठीक है, ये वाली। वो फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए K के लिए हमारे पास क्या आ गया L इज इक्वल टू H अपॉन 2 पाई, L के लिए 2H अपॉन 2 पाई और M के लिए 3H अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये सब चीज। फिर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम से कंडीशन यहां तक तो आगे होगी ना, ये तो कर ली होगी, ये वाली जो फर्स्ट कंडीशन है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन कहां से आ रही है सेंट्रीपिटल मोशन से, एक तरह से देखो फटाफट सेकंड पेज पे, अगले पेज पे तो जाओ, मिली सेकंड इक्वेशन कैसे बना रखी है क्या सेकंड देखो कहां से निकलेगी, जब हमारे पास क्या था मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कराया था थोड़ा सा, ये आपका इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो उस पर कौन सी फोर्स लगेंगी, एक तो न्यूक्लियस आएगा यहाँ पे प्लस, ठीक है, एक तो फोर्स लग रही है ये वाली, ये कौन सी फोर्स लग रही है आपके पास सेंट्रीपिटल FC, ठीक है, और इसको बैलेंस कौन करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आएगी FE और वो इसकी इक्वल होगी FC के। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी बताई थी पिछली वाली क्लास में K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, K Q1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास K इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी ZE डिवाइड, प्रोटॉन आपके पास कैसे लेते थे, देखो कोई भी एलिमेंट रहेगा AX Z होएगा, तो Z नंबर ऑफ क्या होते हैं हमारे पास प्रोटॉन, और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स। तो एक न्यूक्लियर के अंदर कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक तरह से अगर उसका काउंट करें जितने प्रोटॉन होंगे उतने हमारे पास बाहर कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ZE, तो FE क्या आ गया यहां से K ZE स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर, और इसको बैलेंस कौन कर रहा है FC की वैल्यू कितनी होती है ठीक है, तो इन दोनों को इक्वल रख दो FE को और FC को, FE इज इक्वल टू FC था ना, तो FE कितना था आपके पास K ZE स्क्वायर बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू MV स्क्वायर बाय R, ठीक है, एक R से एक R कैंसिल आउट आपका,
ठीक है, एक इक्वेशन तो आपके पास ये वाली आ गई और एक इक्वेशन आपके पास ये वाली है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो, फर्स्ट का स्क्वायर करके इसको सेकंड से डिवाइड कर दो। जो फर्स्ट इक्वेशन है ना ये वाली, और सेकंड इक्वेशन ये वाली बनी हुई है, तो फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करो और उसको सेकंड से डिवाइड कर दो। अच्छा, कैंसिल नहीं करा? नहीं कोई नहीं, हमने आर की वैल्यू तो निकालने वाले हैं। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड है। फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कर लो, कितना आएगा? एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा? अरे ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये आएगा ना यहाँ से। तो अपनी मर्जी से कर लेंगे। हाँ यार, सोल्व करनी है ना हमने इक्वेशन, अजम्पशन नहीं है, डेरिवेशन है। आपने स्क्वायर कर लिया, इसका क्या आया? एम स्क्वायर, एक मिनट, एफ सी, इसमें गलत तो नहीं लिखा हुआ कुछ? फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर कर लिया, ठीक है, कितना है? एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, दूसरी साइड का स्क्वायर क्या आएगा? एम बी आर है तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया? एम स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। ये समझ में आ गया था? सेकंड से इसको डिवाइड करना है, सेकंड से जब डिवाइड करोगे तो इधर क्या आएगा? ये आएगा ना, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इधर क्या आएगा? ये। बस इसको सोल्व करना है फिर। उल्टा कर दिया, ये इसके नीचे आएगा। इसके नीचे वाला क्या था? आ गया ये रहा, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब चीजें इसमें से काट दो, ये m से m गया, एक v स्क्वायर से v स्क्वायर गया, ये r ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा? m r क्यूब, और इधर से क्या आएगा? कैंसिल आउट करके ये r ऊपर जाएगा सबसे शुरू में। ठीक है, तो n स्क्वायर h स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, और उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा? के जेड ई स्क्वायर। ठीक है, और इसको सोल्व करके आपने क्या निकालना है? सिर्फ r की वैल्यू। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से r क्या आएगा? r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय के जेड ई स्क्वायर, ये। ठीक है, ये r की वैल्यू है। हाँ, ये याद नहीं करनी है ना, इसको निकालने की डेरिवेशन सीखनी है आपने। इसका तो शॉर्ट फॉर्मूला है, वो शॉर्ट फॉर्मूला करना है। दो स्टेप याद करनी। ये फॉर्मूला सभी को पता लग गया कहां से आया, कैसे आया? ठीक है, जब इन सब की वैल्यूज डाली थी ना, किस किस की? एच स्क्वायर 4 के जेड नहीं आएगा, ई स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, और हमने अलग क्या रख दिया? एन स्क्वायर बाय जेड को। ये क्या है हमारे पास? आर। तो जब इनकी वैल्यू हमने रखी थी, कितना आया था अपने पास? 0.529। इन सब की वैल्यू रखी, यहाँ पे सोल्व करके क्या आया था? 0.529। ठीक है, और ये क्या रहेगा? सेम ऐसे ही एन स्क्वायर बाय जेड, और ये आर है तो आर हमारे पास किस रेंज का है? अच्छा ये बताओ, हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस आती थी किस रेंज की थी? वो बता रखी है? नहीं, 10 -10। अरे ये एटम कराया था ना, एटम के अंदर न्यूक्लियस की रेंज ही बताई थी। न्यूक्लियस की रेंज क्या आती है? 10⁻⁻15 मीटर, और जो न्यूक्लियस इसकी थी एटम की रेंज वो थी 10⁻10 मीटर।
ठीक है, वो एंगस्ट्रॉम थी, तो ये पूरा फॉर्मूला किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, क्योंकि लेंथ है ना। जब इन सब चीज की वैल्यू रखोगे ना तो सोल्व करके क्या आएगा आपके पास 0.529। ठीक है, ये वाला हम नीचे आ गया ना इधर। अच्छा यहाँ नहीं आया क्या, इसमें भी आएगा, यहाँ पे भी एम आएगा, यहाँ पे भी एम आएगा। ठीक है, अब आ गया समझ में। कहाँ पे, तो के की वैल्यू भी है ना यहाँ पे, ए के है पूरा का पूरा। के की वैल्यू भी तो आएगी ना यहाँ पे। के की वैल्यू क्या है अपने पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ पाई। एक मिनट, इसको करना ही पड़ेगा पहले, रुक ही जाओ, इसका एक स्टेप रह गया। लास्ट में देखो, m r क्यूब इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, और नीचे क्या था ये, k z स्क्वायर। ठीक है, ये चीज थी ना, इतना तो क्लियर है ना सभी को। इसमें आपने निकालना क्या, लास्ट में रेडियस ऑफ ऑर्बिट r निकालनी है। तो यहाँ से ये वैल्यू कटी इससे, तो यहाँ पे बच गया r। ठीक है, और k की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या आएगा, r तो यहीं पे इधर आ गया, ये आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया, और नीचे क्या आएगा z स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट। ठीक है, तो हमारे पास r की वैल्यू क्या बची, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय पाई z e स्क्वायर, और एक m भी था ये वाला, इधर वाला ये। अगर मैं से कोई चीज बोल दिया तो क्या होगा, मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, ये लास्ट का एंड फॉर्मूला ये था, इतना करना है z डेरिवेशन में, और ये आ जाती है, मतलब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ये आएगा बहुत। जब यहाँ पे n है तो आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ये rn है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। रेडियस समझ में आ गई कैसे अपने पास। ये रेडियस होती क्या है, जो आपके पास एटम है, एटम की जो रेडियस है वो चीज है ये। ठीक है, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, फॉर्मूला क्या आएगा, r इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय z। हाँ, इसमें से 2 नंबर कुछ आएगा, इसमें आपको फॉर्मूला याद करना है ना, पूरी डेरिवेशन नहीं याद करनी आपको ये। चैप्टर से 2 नंबर कुछ आएगा नहीं, इस चैप्टर से नहीं, पूरे उससे यूनिट से आएगा, तो उसमें से भी आ सकता है, उस दूसरी में भी आ सकता है। इस यूनिट का दूसरा पार्ट भी है ना, न्यूक्लियाई भी है। 2 चैप्टर है। हाँ, अलग अलग चैप्टर का एक यूनिट कह रहे हैं ना। हाँ, एक यूनिट है कंप्लीट। आगे समझ में। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए Z क्या होता है, हाइड्रोजन के लिए क्या 1। ठीक है, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। ठीक है, तो हम इसके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए क्या लिख सकते हैं इसको, फॉर हाइड्रोजन एटम R इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। तो Z इक्वल टू 1 आएगा, तो नीचे 1 हो जाएगा ना यहाँ पे, वो वाली चीज बस। ठीक है, रेडियस समझ में कैसे निकाल ली थी, ठीक है, हाँ रेडियस निकाल लिया है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ठीक है, रेडियस के बाद हमारे पास क्या निकालनी है, वेलोसिटी। तो पहली ऑर्बिट ये n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना, तो n दे रखा है ना यहाँ पे। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे आप, जो आपकी r की वैल्यू है इसको तो आपने याद करके रखना है, इस वाली को, इससे हमारे पास वेलोसिटी निकलेगी। वेलोसिटी कैसे निकलेगी, mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई m। ठीक है, तो वहां से v की वैल्यू निकालनी बस आपने। याद क्या करना है, इसमें सारी डेरिवेशन याद कर लो, ये थोड़ी सी तो है।
सेकेंड पार्ट देखो, इसमें हमारे पास क्या है, एम बी आर इज इक्वल टू NH/2 है, ठीक है। आर की वैल्यू आपको पता ही है रही, तो ये आर की वैल्यू आपने वहां पे यूज करनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एम बी साथ में आ जाएगा ये आर की वैल्यू पूरी, N²H² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय M पाई ZE² इज इक्वल टू NH/2 पाई, ठीक है। पाई से कैंसिल आउट पाई, और क्या क्या चीज कैंसिल आउट हो सकती है, M से M कैंसिल आउट, नहीं ये भी होगा ना, N से 2 कहाँ है, Z है, बहुत बढ़िया, ये मैथ स्टूडेंट H/2, ठीक है। अरे H भी तो कैंसिल आउट होएगा, H भी कैंसिल आउट होएगा। उधर क्या बचा, सिर्फ 1/2, ठीक है। तो 1/2 तो ऐसे ही रख लो, साथ में क्या आएगा इसके, ये एक NH और एक डिवाइड बाय ZD²। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आती है, देखो जब भी इसमें ना फॉर्मूला आप करो, इसमें आपने क्या करा था, RN को निकाला था ना जब, तो उसमें करा था 0.529 Z/ नहीं N²/Z, ठीक है, ये करा था। तो N और Z को आपने ना सब्स्टिट्यूट नहीं करना, क्योंकि उसकी वैल्यू आपको नहीं पता होगी, वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएगी। तो उसमें भी आपने क्या करा, Z और N की वैल्यू नहीं डालनी, बाकी सब डाल दो। जब H की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डालोगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, V इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁸ है क्या, नहीं 6 है, 6 Z/N मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास क्या है, वेलोसिटी। ये वेलोसिटी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की, जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। जो आपने 2.8 लिखा है वो इलेक्ट्रॉन की है, अरे इसकी वैल्यू तो ये होगी ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डालोगे, E की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और यहाँ पे N की वैल्यू आपको डालनी नहीं, क्योंकि N तो बार बार फॉर्मूले में है, Z भी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है किसी को, ठीक है। एक इसकी वैल्यू और एक H की वैल्यू, H की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यूज डाल के ना अपने लास्ट में फॉर्मूला निकालना है। तो पेपर में इतना मत करना, जस्ट आपको ये वाला करना आना चाहिए पैटर्न, और ये आपको फिर फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, ठीक है। हाँ जी बोलो, इतनी बड़ी डेरिवेशन नहीं आएगी, पर ये फॉर्मूले यूज होंगे। अगर आपको ना कोई क्वेश्चन दे दिया कि वेलोसिटी निकालो किसी ऑर्बिट में, ऐसे आपको ना थर्ड ऑर्बिट का बोल दिया, N इज इक्वल टू 3 है, और हाइड्रोजन एटम है, तो कितनी आएगी बताओ, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस फॉर्मूले को याद करना है ना, इसमें क्या करोगे, Z इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, क्योंकि हाइड्रोजन है, और N आपके पास दे रखा है 3, ठीक है। तो 3 से डिवाइड कर दो ना इसको, बस। अगर आपको 2 नंबर 1 नंबर में कुछ भी आ गया, तो हल्की सी डेरिवेशन भी तो करनी पड़ेगी ना इसको ड्राइव करने के लिए, इतनी बड़ी डेरिवेशन थोड़ी है। ये फॉर्मूले आपको याद नहीं होंगे, इसलिए मैं आपको डेरिवेशन पॉइंट वाइज पॉइंट करा रहा था, ठीक है। हाँ इसके पूरे पूरे नहीं है, थोड़ा सा लिखा हुआ है, पूरा पूरा नहीं होता। तो आपका एनसीईआरटी से थोड़ी आता पेपर, बिल्कुल डिट्टो। रेफरेंस बुक भी फॉलो करते हो ना साथ में, ये आगे समझ में, तो फिर तो और कंडीशन पढ़ाने का फायदा भी नहीं है। ये आगे समझ में इतना पार्ट, हाँ बोरिंग हो रहा है। ये फॉर्मूले आप लोगों ने सब करे हुए हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है ना, 12 mv², तो उसमें V की वैल्यू डाल दो बस। V आपने अभी निकाला ये रहा, तो ये V की वैल्यू अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डालोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। नहीं अगली में क्यों करेंगे, अभी तो टाइम है। नहीं रुको,
अच्छा ये फॉर्मूले समझ में आए किसी को? सर थोड़ा थोड़ा मेरे को ना ये आर तक आया, उसके बाद नहीं। ऑनलाइन वाले ज्यादा बोर हो जाएंगे, ठीक है, पढ़ लो चुपचाप। क्या कोई नहीं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है किसी को? हमें हेडफोन दे दो और उन्हें भी हेडफोन। नहीं यार ऑनलाइन मिलेगा तो उसकी बड़ी बेवकूफी वाली। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू यहां से ये, इसको सोल्व करोगे तो यहां से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी बस। ठीक है, इसको अगर यहां से सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ एक बार फटाफट। सर वो एमवी, हां एमवी स्क्वायर। एमवी कहाँ? एमवी तो मोमेंटम का होता था। सर एमजीएच वो वाला नहीं यूज होना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चार्ज। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताया था, क्यू के Q1 Q2 बाय आर। ठीक है, इसमें क्या चीज पुट कर सकते हो आप? कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो? इसमें आर की वैल्यू पुट कर सकते हो, क्योंकि आर की वैल्यू आपने निकाली है। जैसे आपने अभी के वाले इसमें काइनेटिक एनर्जी वाले में किसकी पुट करी है? बी की। जब पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे U इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर सकते हो ना। आर आपके पास निकाला था अभी, रेडियस। यहाँ पे रेडियस पुट कर देना। Q1 और Q2 क्या क्या आएंगे? Q1 आपके पास आएगा E और ये ZE। ठीक है, ये सब चीजें तो पुट करके हमारे पास काइनेटिक और पोटेंशियल आ जाएगी, क्योंकि माइनस में होती है हमेशा पोटेंशियल एनर्जी, हमेशा क्या होती है? माइनस में होती है। हाँ, काइनेटिक तो पोटेंशियल, काइनेटिक किसकी वजह से आती है? मोशन की वजह से आती है। अगर मोशन की वजह से कोई चीज आ रही है तो वो कैसी रहेगी? हमेशा पॉजिटिव। नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। ठीक है, टोटल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, पोटेंशियल नेगेटिव हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होगी। नहीं, सही बोला। किसी चीज का मोशन है, नेगेटिव मोशन कैसे हो सकता है? किसी चीज का नहीं हो सकता। तो मैंने पोटेंशियल को तो नेगेटिव बोला है, मैंने काइनेटिक को पॉजिटिव बोला है, टोटल एनर्जी को नेगेटिव बोला है और पोटेंशियल को नेगेटिव बोला है। ठीक है, तो आपके पास काइनेटिक आ जाएगी एनर्जी। पहले वाले फॉर्मूले से यहां से सोल्व करोगे काइनेटिक आएगी, दूसरे से सोल्व करोगे तो आपके पास पोटेंशियल आएगी, और दोनों को ऐड करके क्या आएगी? टोटल एनर्जी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले कर लेना दोनों वाले। और टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आती है? लास्ट में फॉर्मूला उसका आएगा, टोटल एनर्जी अपने पास रहेगी E इज इक्वल टू माइनस 13.6 ये फॉर्मूला है मेन आपका। ठीक है, और एनर्जी किस में रहेगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपकी 3 से 4 की क्लास होती है? 3 से 4 की नहीं, तो उसमें पढ़ा लिया करो। क्या? क्यों इस क्लास में क्यों नहीं पढ़ सकते? बोर होते हैं, थक जाते हैं, इसलिए पहले पढ़ चुके होते हैं। ठीक है, आपने क्या क्या ध्यान रखना है देख लो उसमें पॉइंट बाय पॉइंट। पहले तो आपके पास था Rn, एक तो वो याद रखना है। देन अपने पास आएगा Vn, देन हमारे पास आएगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी यही है। ठीक है, लास्ट में इसको सोल्व करके आपके पास ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, इसको कर लोगे सब्स्टिट्यूट करके। अच्छा ये बताओ हाइड्रोजन एटम में कैसे निकालोगे? अगर ये इसी फॉर्मूले से निकालोगे तो कैसे कैसे निकालोगे एनर्जीज? हाइड्रोजन एटम के लिए Z तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर अलग अलग लेवल में तो ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, मतलब एक वही करना है ना। अब आंसर निकालो फटाफट सोल्व करके। आपके पास अगर हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए Z क्या होएगा? Z इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसका फिर हमने क्या करना है? N इज इक्वल टू 1। इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा अपने पास?
n इज इक्वल टू 1, इसमें n इज इक्वल टू 1 पुट करो, कितना आएगा? E1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 2, ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो बताओ कितना आएगा? क्योंकि n नीचे है ना, n का स्क्वायर, तो n इज इक्वल टू 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, तो कितना आ गया? -3.4। तो E2 आपके पास आ गया -3.4। थर्ड आपके पास है n इज इक्वल टू 3, इसको हम बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। 3 का स्क्वायर 1.51, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? E3 इज इक्वल टू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्दर ऐसे आप कर सकते हो E4 E5 सब चीज, ठीक है। ये क्या बोलते हैं करने पर क्या? अच्छा, ये पेज पढ़ना है बस, नोट तक। घर से कुछ नहीं पढ़ के आते आप लोग, पढ़ते हैं सर, कुछ नहीं पढ़ते। मैंने देखा नहीं पढ़े थे आप। मेरी यहाँ की वोट थोड़ी है, यूपी के है, फिर घर थोड़ी जा रहा हूँ। यूपी में कहाँ से? सहारनपुर। ये बीजेपी का। चलो पढ़ लो। अच्छा देखो, ये नेगेटिव साइन क्यों आया हुआ है बताओ? नहीं, टोटल एनर्जी में जो नेगेटिव आया है ये इसलिए आता है क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो बाउंड रहता है न्यूक्लियस को, जो न्यूक्लियस है उसको बाउंड करके रखता है, ठीक है, तो ये इसलिए नेगेटिव साइन आता है। अगर क्वेश्चन आ जाए आपको, अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास एनर्जी की, टोटल एनर्जी की टर्म में आपके पास नेगेटिव साइन क्यों आता है, ठीक है, वो इसलिए आता है क्योंकि वहां पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है बाउंड होता है न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस के साथ बाउंड रहता है वो, जब तक उसको एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रॉन को हम कैसे निकाल सकते हैं? क्लास 11th में पढ़ा था, 4 तरह के एमिशन पढ़े होंगे। थर्मो आयनिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, तो फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते थे, तो आपने क्या करा था, किसी मैटर को एनर्जी दी थी तभी निकला था इलेक्ट्रॉन बाहर, ठीक है। तो वैसे तो इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, न्यूक्लियस को बाउंड रहेगा, बट अगर एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से सप्लाई करोगे तो आपका इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकल जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो बाउंड रहता है। 12th में कराया है, 11th में नहीं 12th में ही कराया। ये इसमें तो कराया था डुअल नेचर ऑफ मैटर में, डुअल नेचर ऑफ मैटर में कराया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, ठीक है। और इसका हमारे पास मॉडल पिछले वाला कौन सा था जिसको हम बोलते थे, कौन सा मॉडल बोलते थे? दूसरा सोलर सिस्टम मॉडल भी बोलते थे ना, ठीक है। वो क्यों बोलते थे? क्योंकि उस वाले केस में क्या था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था, इसमें सेम फिनोमिना वही चीज है, तो बाउंड है न्यूक्लियस को, तो हमारे पास क्या है, प्लैनेट और सन वाला सिस्टम ही है, सेम ऐसी। और एनर्जी का मैंने आपको बता दिया, पोटेंशियल एनर्जी कैसे आती है, ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है, तो 2 टाइम्स हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, माइनस ऑफ ई। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखने आपने, यूज इक्वल्स टू 2E और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई, ठीक है। और टोटल एनर्जी इन दोनों का सम। उसके बाद हमारे पास, अच्छा काइनेटिक एनर्जी देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ गई, पर अपने पास जो टोटल वो पोटेंशियल एनर्जी थी वो अपने पास कैसी आ रही है, नेगेटिव, ठीक है। फॉर्मूले का ही सिर्फ वो चेंज है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, इसके एनर्जी लेवल्स दिखा रखे हैं, जो उनसे मैंने आपको एनर्जी लेवल्स लिखे हुए हैं, जो आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं वो मैंने आपको फिगर में भी दिखा रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट आपके पास एनर्जी लेवल कहाँ पे आया, ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 1, कितना है, -13.6। सेकंड आपके पास कितना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो काफी दूर है। दूर क्यों है, क्योंकि गैप काफी है इसमें वैल्यूज में। उसके फिर वैल्यूज और कम होती जा रही है, कितनी आ रही है उसके बाद, 1.51, तो 3.4 के पास ही है, ठीक है, तो पास पास है। और बाद में हमारे पास अगर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाए, अगर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, अरे पॉजिटिव नहीं, 0 रहेगी, तो हमेशा नेगेटिव, पर हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 लास्ट में, एंड में। और सारे के सारे लेवल क्या हो जाएंगे, ऐसे मिल जाएंगे, ये बिल्कुल है ना, मिल जाएंगे, ठीक है। वहां पे कैसा स्पेक्ट्रम आएगा, ये कैसा स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूअस, बाद में कंटिन्यूअस हो जाता है वो,
तो आपका डिस्क्रीट कहां तक रहता है? जब आपके पास n की छोटी वैल्यू होगी, और n की बड़ी वैल्यू होने पे क्या हो जाएगा आपके पास? कॉन्टिन्यूस। ठीक है। अच्छा, एक काम करना इसमें से, इसकी ड्रॉबैक्स पढ़ के आना। अच्छा रुको, कहाँ जा रहे हो? बैठ तो जाओ। छुट्टी क्या होता है? एक तो 5th पॉइंट है, सुनो सुनो, नोट्स में देखो क्या क्या रह गया। एक तो 5th पॉइंट है, ये पढ़ना है पूरा आपने। नहीं, ठीक है। इसके बाद ये नोट पढ़ लेना, नोट के बाद आपने ड्रॉबैक्स पढ़ के आनी है, और ड्रॉबैक्स में पूछूंगा भी नेक्स्ट क्लास में, और उससे पहले आपके टेस्ट भी मिल जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद बस वो एक चीज रह गया आपका। हाँ, ऑफलाइन है, ऑफलाइन। भागने की क्यों लगी रहती है तुम्हें लास्ट क्लास में? 3 से 4 मेरे पास टाइम नहीं है। ओके ठीक है, बाय। कहाँ?